वेलकम टू श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 10th साइंस का थर्ड चैप्टर कौन सा हमारे पास? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब बताओ हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती क्या है? जनरली हम क्या समझते हैं केमिकल रिएक्शन से? हमारे पास जब भी कोई केमिकल, एक बड़ा केमिकल दो छोटे केमिकल्स में टूटता, या तो ये वाली रिएक्शन होगी, या फिर क्या होता है, दो छोटे केमिकल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब हम इसको क्या बुलाते हैं? एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास। अब इक्वेशन से क्या समझते हैं? इक्वेशन से हमारे पास आई कहाँ से? यहाँ पे देखो, इक्वेशन मतलब जनरली केमिकल रिएक्शन का हम क्या बुलाते हैं? इक्वेशन। अब बट उस इक्वेशन का हमारे वहाँ पर काम क्या है? देखो टॉपिक पढ़ो इस चैप्टर में कौन सी गिवन है? केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग है, केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो हम यहाँ पे जो रिएक्शन लिखेंगे केमिकल्स की फॉर्म में, उसको हमने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको बैलेंस करना पड़ेगा। रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कैसे, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है लिखने का, वो पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। और उसके बाद क्या पढ़ना हमको? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक ही है, और यहीं से हमारे पास बोर्ड्स में क्वेश्चन आने हैं। तो हमको किस पे फोकस करना है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे अब देखो पहला टॉपिक क्या था हमारे पास? केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? जब भी हम कोई दो मॉलिक्यूल्स को, मानो हमारे पास क्या है, ए और बी, कोई दो केमिकल है, ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ए बी मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास एक सब्सटेंस ए था, एक सब्सटेंस बी है, उसके बाद हमारे पास नया सब्सटेंस क्या मिला हमको? ए बी। अब ये ए बी सब्सटेंस है, ये हमारा बी से भी डिफर करेगा और ए से भी डिफर करेगा। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज ए से भी डिफरेंट होगी, बी से भी डिफरेंट होगी। यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या हमारे पास? एकदम से नया कंपोजिशन है इसका, ना ये ए से मिलता जुलता है और ना ही बी से, यानी कि इसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी। तभी तो ये हमारे पास क्या बना? एक तरह का केमिकल चेंज। अब देखो इसने कुछ एग्जांपल्स दिए ना, कुछ इसने एग्जांपल्स करने को बोला हमको। टेक ए स्पून फुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन इवेपोरेटिंग डिश। अब देखो इसने क्या बोला हमको? लाइमस्टोन पाउडर। अब लाइमस्टोन पाउडर क्या होता है इसका पता होना चाहिए तुमको। देखो हमारे पास लाइमस्टोन पाउडर क्या होता है? CaCO3। और क्या बोला इसने? इवेपोरेटिंग डिश। इसका मीनिंग क्या है? इसको हीट करना। अगर हम इस पाउडर को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा पता है आपको? हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस हमारे पास साथ में रिलीज होगी। तो बताओ हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है ना। पहले हमारे पास कौन सा कंपाउंड था? कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक डिफरेंट कंपाउंड था। जैसे ही हमने इसको हीट किया, इसने क्या किया? अपने दो नए कंपाउंड बना दिए छोटे छोटे। एक का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जनरल नाम क्या हमारे पास? लाइम स्टोन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिंपल लाइम। ये तुमको जनरल नाम याद रखना है। और साथ में क्या रिलीज हो रहा है हमारे पास? CO2। इस वाली रिएक्शन को याद रखना। ये वाली कौन सी वाली रिएक्शन होगी? अगर हम किसी रिएक्शन में बाहर से हीट देते हैं, इसका मीनिंग होता है हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? एंडोथर्मिक। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एंडोथर्मिक का। पहला समझ में आया? अगला करते हैं चलो। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है? जिंक डस्ट किसके साथ मिलाना तुमको? CuSO4 सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे देखो हमने क्या करना? जिंक और साथ में क्या लेना हमको? CuSO4। अब बताओ इनको मिलाने पे क्या होगा? क्या बनेगा हमारे पास? इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा हमारे पास? बनेगा Z। अब देखो ये जिंक क्या करेगा? इस वाले कंपाउंड पे अटैक करेगा और CuSO4 को बाहर निकाल देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखो पहले हम क्या ले रहे थे? जिंक डस्ट प्लस CuSO4। इन दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास? कॉपर सेपरेट आउट हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है हमारे पास? जिंक सल्फेट। अब देखो सेकंड वाला पार्ट समझ में आया? अब तो है ना, K2Cr2O4 BaSO4 को ऐड करो। अब बताओ क्या बनेगा हमारे पास? K2Cr2O7 प्लस BaSO4। अब देखो क्या बन सकता है हमारे पास? पहला ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास? K2SO4 प्लस साथ में अब बताओ क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है हमारे पास? यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है? बेरियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम। हमारे पास क्या है? ये 2 में प्रेजेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? चेंज होगी। और ये क्या बनाएगा? Cr2O3। यहाँ पे क्या बना हमारे पास? पहले
नए सब्सटेंस थे, अब बाद में इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और साथ में क्या बनाया, 3 डिफरेंट नए सब्सटेंसेस बनाए, है ना। आगे पढ़ते हैं, चलो इसमें क्या गिवन है, इसने एड सोडियम कार्बोनेट टू CaCl2, क्या गिवन है, Na2CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अब ये आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोडियम, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम। ये भी पॉजिटिव आयन है एक तरह का और ये भी पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव आयन है और ये भी क्या है, नेगेटिव आयन। तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, Na, देखो यहाँ पे Na इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 2 Cl है और 2 Na, तो कितना NaCl बनेगा हमारे पास, 2 NaCl, और साथ में क्या होगा हमारे पास, एक कैल्शियम और एक हमारे पास क्या कार्बोनेट आयन है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला टॉपिक समझ में आया। इसमें क्या बनेगा हमारे पास, ये। इसके बाद क्या गिवन हमको पास, थैलिक एसिड गिवन है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, अब पहले बताओ थैलिक एसिड होता क्या, इसका फॉर्मूला देखो। थैलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर क्या लगा होता है हमारे पास, एक COOH, इसका मीनिंग क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ, साथ में इसके एडजेसेंट कार्बन पे भी दूसरा सेम ग्रुप लगा होगा, COOH। अब इस कंपाउंड को हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इस कंपाउंड का नाम देखो क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है थैलिक एसिड। अगर हमने इस कंपाउंड को हीट किया तो देखो क्या होता, यहाँ पे OH है और यहाँ पर भी OH है, बट ये OH क्या करेगा, इस H को निकालेगा, और H को निकालेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास क्या निकलेगा साथ में, H2O तो निकल जाएगा, और अब क्या बनेगा हमारे पास, देखना अब हमारे पास बनेगा देखो ये वाला OH तो निकल गया, अब ये ऑक्सीजन बचा हुआ, इसका रिएक्शन कर रहा है, ये बाहर निकलेगा, यानी क्या बचा ये, और साथ में क्या निकला हमारे पास, H2। इसका क्या नाम है, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम है, थैलिक एनहाइड्राइड। समझ आया पांचों पॉइंट। ये क्या हमारे पास एक तरह के केमिकल चेंजेस। क्या गिवन है, केमिकल इक्वेशन। लेट अस फर्स्ट लुक एट द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसने क्या गिवन है हमको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और जिंक डस्ट, इन दोनों को मिलाया, अभी मैंने पढ़ा था ना, क्या बनेगा ये मिलके, ZnSO4 और कॉपर, है ना। अब कुछ नए केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ते हैं। हमारे पास क्या गिवन है साथ में, देखो हमारे हमको टेक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि हमने क्या लिया, इसमें सोडियम क्लोराइड लिया और ऊपर से हम बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास AgNO3, और सोडियम क्लोराइड तो पता है ना क्या होता है, NaCl। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्या होता है, NaCl प्लस AgNO3। अब देखो ये मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अभी बताया था ना कि अपने पास जब भी दो कंपाउंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आयन एक्सचेंज करते हैं। क्या करेंगे, अपने आयन एक्सचेंज करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, NaNO3 और साथ में क्या रिलीज होगा, AgCl। बट यहाँ पे ध्यान क्या देना तुम लोगों को, जब भी हमारे पास AgCl बनेगा तो एक बात याद रखना, AgCl हमारे पास कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास AgCl एक तरह का क्या है, हमारे पास प्रेसिपिटेट। ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या हुआ, वो वाले सब्सटेंसेस जो एक बार रिएक्शन में बनने के बाद एज इट इज हमारे पास क्या है, उस फ्लास्क के बॉटम में बैठ जाएंगे। हमारे पास बाद में क्या होता है, एक तरह का इनएक्टिव या इनर्ट कंपाउंड बनता है, जो हमारे पास डिजोल्व बाद में सॉल्यूशन में नहीं होगा। हमारे पास AgCl क्या है, एक तरह का प्रेसिपिटेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PPT। देखो सिंपल समझो ना, हमारे देखो इससे आ जाएगा। कोई भी एक रिएक्शन का एग्जांपल लो, इसी का ले लो, चलो देखो जो गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है उतने ही रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए, और जितने हमारे पास रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। यानी कि सिंपल मीनिंग क्या है इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ ए रिएक्शन। सिंपल मीनिंग इसका इतना ही है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि दिमाग में इतना थ्योरी भरो। ऑब्वियस बात, अगर बोर्ड्स में आया तो थ्योरी लिखना पड़ेगा, बट समझने के लिए इतना ही बहुत है। देखो अब रिएक्शन देखो, क्या गिवन है हमको, NaOH और साथ में क्या गिवन है, H2SO4। अब मिलके क्या बनाएंगे, देखो हमारे पास ये मिलके क्या बनाएगा, हमारे पास ये बनाएगा Na2SO4 और साथ में क्या बनेगा, H2O। अब देखो हमारे पास क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है बैलेंस, इधर कितने सोडियम है, 1। अब जो प्रोडक्ट की साइड है उधर कितने सोडियम है, देखो 2 है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास सोडियम तो बैलेंस हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितने साइड, 4 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4 6 ऑक्सीजन हमारे पास किस साइड है, रिएक्शन के इस साइड है। तो रिएक्शन के उस साइड कितने ऑक्सीजन काउंट करो, हमारे पास इधर तो 4 हो गए, बट हमारे पास इधर तो 1 ही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो क्या आ रहा, ऑक्सीजन कितने बने, 2 हुआ, 2 + 4 6 बना, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करो, चलो इधर कितने, 1 × 2 2 होगी ना हाइड्रोजन इधर, और साथ में कितने 2 + 2 4 हमारे पास किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है। अब देखो दूसरी साइड कितने, 2 + 2 × 2, यानी कि H भी बैलेंस हो गया, पहले 4 थे बाद भी 4 थे, यह भी बैलेंस हो गया। अब कौन सा बचा हमारे पास, सिर्फ सल्फर बचा। सल्फर कितना है, पहले 1 और बाद में भी 1 है, यानी कि अब ये रिएक्शन बैलेंस है। यानी कि हमको क्या करना पड़ा, बाहर से इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो भी रिएक्टेंट तुमको बाहर से अनबैलेंस दिखे, उसके साथ उसको कुछ ना कुछ हमारे पास जो नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको बैलेंस से करना पड़ेगा। जितने नंबर इधर प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। समझ आया, यानी कि अब ये रिएक्शन बैलेंस। ऐसे ही डिफरेंट प्रॉपर मेथड से गिवन है, हमने थोड़ा नंबर मेथड से कर लिया, तो हम फॉलो करना। बट अगर समझना है कि कैसे करना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर इधर है तो उतने ही नंबर इधर भी होने चाहिए। अब चलो ये वाले कुछ अलग एग्जांपल्स करके देखने। यहाँ पे क्या गिवन तुमको, SO2 और H2S। बताओ ये नहीं, ये तो तुमको बैलेंस गिवन है। ऊपर वाली रिएक्शन देखो, हमारे पास क्या गिवन है, N2H2, इसको बैलेंस करके लिखो चलो, N2H2 और साथ में क्या गिवन है, NH3। देखो पहली बात तो तुमको एक अजीब सा सिंबल दिख रहा है ना बीच में, इस सिंबल का मीनिंग क्या है। इस सिंबल का मीनिंग है हमारे पास जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड भी जा रही है और वापस बैकवर्ड भी जा रही है। इस वाली स्टेट को क्या बुलाते हैं हम, इस वाली स्टेट को नाम दिया जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, है ना। ये अभी का टॉपिक नहीं है, बट इसको बैलेंस करते हैं। चलो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 है, इधर तो 1 ही है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सॉरी 2 से। ये क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन काउंट करो, चलो इधर 2 है, इधर कितने में, 3 × 2 6 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इक्वेशन क्या बने हमारे पास, देखो 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर है, 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने 3 × 2 6, यानी कि अब ये क्या बना हमारे पास, एक बैलेंस इक्वेशन बना। यानी कि क्या आएगा हमारे पास, इधर कितना आएगा, 2 आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, सॉरी इधर कितना आएगा 3 और इधर 2। ये क्या बना हमारे पास, एक बैलेंस इक्वेशन। दूसरा देखो क्या गिवन तुमको, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2 और साथ में क्या गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। H2SO4 ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4 और साथ में क्या बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। अब देखो हमको क्या करना, रिएक्शन को बैलेंस करना। देखो कितने कैल्शियम है इधर, 1 बैलेंस है। क्लोराइड कितने इधर, 2 है, इधर कितना है, इधर तो 1 ही है, यानी कि इस वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लोरीन बैलेंस आउट हो गया, कैल्शियम हो गया। इधर देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, इधर कितने 2, H भी बैलेंस हो गया। सल्फर कितना है, 1, सल्फर भी 1 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने, 4, ये भी 4।
यानी कि पूरी रिएक्शन बैलेंस थी, सिर्फ और सिर्फ हमको किसको बैलेंस आउट करना पड़ता है, H को और Cl को। समझा? इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमको, राइट डाउन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या करना हमको, इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखने, यानी कि किस स्टेट में प्रेजेंट है। देखो SO2 क्या होता है हमारे पास, गैसियस फॉर्म में होती है। H2S क्या होता है, लिक्विड होता है। सल्फर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और हमारे पास H2O क्या होता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेम Ag क्या है, सॉलिड है। HCl लिक्विड है। AgCl सॉलिड, और इसको क्या नाम देंगे हम, PPT, अभी पढ़ाया था ना। और H2 क्या है, गैस। हो गया पढ़ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की होती है इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कितने टाइप की होती है। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको चलो हम नोटपैड में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कितने टाइप की हो सकती है, हमको पता किससे लेकर डिफरेंट टाइप की होती है। देखो दो तो मैंने शुरू में डिस्कस किया था ना। देखो एक बड़ा मॉलिक्यूल अपने आप को ब्रेक डाउन करके दो छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कि डीकम्पोज हो रहा है, ये एक टाइप की होगी। एक क्या हो सकता है, दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कि दो छोटे मॉलिक्यूल एडिशन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, यानी कि दो टाइप की कौन सी होगी, डीकम्पोजिशन और एडिशन। अब एक टाइप की ये भी तो हो सकती है, हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है AB, उसमें C हमने एडिशन किया बाहर से। अब क्या करेगा, ये C इस B को हटा के अपने आप को रिप्लेस करेगा, क्या बना हमारे पास AC+B, है ना। इस कंपाउंड का, इस वाले रिएक्शन का नाम क्या होगा, इसने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हुआ। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है, दो मॉलिक्यूल है AB+CD। अब क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, AC+BD। शुरू में क्या थे, दो नए मॉलिक्यूल थे, बाद में क्या बने, दो डिफरेंट नए मॉलिक्यूल। इसका क्या नाम हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ही एटम क्या करता, डिस्प्लेस करता। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को, एक एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। इसका क्या नाम होगा हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ हमारे पास रिएक्शन कितने टाइप की होगी, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। समझे कितने टाइप की पढ़नी है हमको चैप्टर में, चार टाइप की। कौन कौन सी पढ़नी है, फर्स्ट कौन सी पढ़नी है हमको, एडिशन। इसका दूसरा नाम क्या होगा बताओ, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं ना इसको सॉरी, क्या नाम होगा इसका, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा कौन सा बताया था अभी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल अपने आप को दो छोटे मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। तीसरा टाइप क्या आएगा इसका, तीसरा टाइप आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप क्या आएगा हमारे पास, आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो हमें इनके साथ कुछ अलग टाइप भी पढ़ने हैं। अब वो अलग टाइप कौन से होते हैं, देखो हमारे पास अब क्या हो सकता है, एक अलग कैटेगरी होती है रिएक्शंस की, जो इन्हीं का सब पार्ट होता है, किसी का भी आ सकता है। वो देखो हमारे पास क्या होता है, किसी रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, और अगर वो ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट की साइड कम हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है, कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, वो बाहर से ऑक्सीजन एटम्स लेके अपने प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ा रहा, यानी क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन का गेन होगा। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का लॉस हो सकता है, ऑक्सीजन का लॉस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, वो हाइड्रोजन को गेन कर सकता है और क्या बना सकता है अपने साथ, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, नंबर ऑफ एच एटम्स बढ़ जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट है, वो नंबर ऑफ एच एटम्स लूज कर रहा है प्रोडक्ट की साइड, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी कि एच का लॉस हो रहा है, इस साइड तो एच का लॉस होगा,
इधर क्या होगा, एच का गेन होगा। बस ध्यान रखना जिस साइड ऑक्सीजन का गेन हो रहा है उस साइड एच का लॉस होना चाहिए। तो इस वाले टाइप को हम क्या बुलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बुलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बुलाएंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम क्या बुलाएंगे, रिडक्शन रिएक्शन। डिफरेंट टाइप है एक तरह का। समझ में आई बात? एग्जांपल्स भी करेंगे, रुको थोड़ी देर बाद। ये हुआ। अब एक और डिफरेंट टाइप का हमको पढ़ना पड़ता है, अगले पेज पे पढ़ते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो दो मॉलिक्यूल साथ में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, बट साथ में क्या कर रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है हमारे पास, एक प्रोडक्ट ए, सॉरी रिएक्टेंट ए है, एक है बी। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए, सी। बट सी के साथ में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होना मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट बाहर से रिलीज हो रहा है। यानी कि हमारे पास साथ में क्या बन रहा है, साथ में हीट भी रिलीज होती है, हीट रिलीज। एक टाइप ये हुआ। एक टाइप क्या हो सकता है हमारे पास, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको क्या चाहिए, ये सिंपली रिएक्शन नहीं करता, बट हम इसको अगर बाहर से गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, दो नए मॉलिक्यूल्स बना सकता है, बी और सी। यानी क्या किया हमने, इसको बाहर से हीट प्रोवाइड किया। बाहर से क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया। यहां पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, और यहां पे क्या हो रहा है, हमने बाहर से हीट देनी पड़ रही है। इस वाले टाइप को क्या नाम देंगे हम, इस वाले रिएक्शन को नाम देंगे हम लोग एक्सोथर्मिक। इस वाले रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इस वाले टाइप को क्या नाम देंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हमने कितने नाम पढ़ लिए अब तक टोटल, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। समझ आया? यानी कि हमने कब तक कितने टाइप पढ़े, चार टाइप के हमारे पास कहते हैं, सिंपल रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा क्या होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब देखो एक और टाइप होता है हमारे पास, वो इनका मिक्सर होता है। वो क्या होता है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है देख लो, रेडॉक्स रिएक्शन, वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ में होगा। हमको इतने ही टाइप की रिएक्शन इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सबके नाम समझ आए, कैसे नाम देंगे, चलो चैप्टर पे वापस चलते हैं। अब देखो हमको ये समझ आया क्यों होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस वर्ड का मीनिंग क्या, कॉम्बिनेशन, यानी कि दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। इनकी साइज मान लो ये है, दो छोटे मॉलिक्यूल मिला, एक बड़ा साइज मिला, हमको इसको इस वाले रिएक्शन क्या नाम देंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या एग्जांपल डिस्कस करो, जैसे NH3 और HCl मिलेंगे तो क्या बनेगा हमको, NH4Cl। इसको देख कह सकते हैं हम लोग, देखो हमारे पास क्या है, NH3 HCl है। इसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, एक NH4 पॉजिटिव और Cl-। एक तरह का क्या है, एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, NH4Cl। इसका नाम क्या होता है वैसे एक्चुअल में, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये समझ आया हमको? अगला करते हैं डिस्कशन। कौन सी किया हमको, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा। और ध्यान दो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था, एक बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इधर हमारे पास क्या, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कौन सी टाइप की होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है साथ में, देखो ये एडिशन तो है ही, दो छोटे छोटे सब्सटेंस मिलके एक बड़ा सब्सटेंस बना रहे, बट साथ में मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या थे, एक तरह के सब टाइप थे। हमारे पास ये क्या आता है, एक तरह का सब टाइप थे, तो ये भी हो गया। अब देखो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2 मिलकर क्या बना रहा है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये कौन से टाइप का बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एक्सोथर्मिक। इसीलिए देखो मैंने रिएक्शन पहले इसलिए डिस्कस की थी ताकि बीच बीच में जो ऐसी रिएक्शंस आएगी हम उसको साथ में डिस्कस करते चले। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन
रिएक्शन। अब होता क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन? वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स या दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। अब देखो हमें अगली कौन सी टाइप पढ़ना है? हमें अगला पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो सेकंड पार्ट होता है हमारे पास रिएक्शन का, वो कौन सा होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसके मीनिंग से तुमको क्या समझ आ रहा? यहाँ की मीनिंग से क्या समझ आता है? कॉम्बिनेशन मीनिंग की एडिशन ऑफ टू सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीनिंग क्या है? हमारे पास एक पार्टिकल है, वो ब्रेक डाउन होके दो डिफरेंट सब्सटेंस बनाएगा, यानी कि वो वाली रिएक्शंस जिसमें हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस होता है, वो टू या मोर देन टू नए सब्सटेंस को क्रिएट करता है, वो वाली रिएक्शन कौन सी होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप पढ़ते हैं, देखो क्या गिवन हमको एग्जाम। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास क्या? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, देखो शुगर। अब शुगर क्या होता है? देखो शुगर होता है C12H22O11। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास क्या बनेगा? देखो 12 कार्बन निकल जाएंगे और साथ में H2O निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो हमारे पास क्या आता है? शुगर का एक बड़ा मॉलिक्यूल था, इसने ये ब्रेक डाउन हुआ, इसने क्या बनाए? 12 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनाए, 12 कार्बन के एटम्स मिलेंगे ना, और 11 हमारे पास क्या मिले? H2O के मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस से दो न्यू डिफरेंट सब्सटेंस मिले ना, इसको हमने क्या नाम दिया? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शंस इन विच ए सब्सटेंस breakdowns in new substances, एग्जाम्पल के समझने में क्या बोल सकते हैं हम? मान लो हमारे पास ये कोई एक नया पुराना सब्सटेंस है जो बड़े साइज में इसका, इसने ब्रेकडाउन क्या बनाया? B+C। अब देखो कोई भी सब्सटेंस टूटेगा कैसे अपने नए सब्सटेंस? इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो हमारे पास मान लो जो एक कंपाउंड है वो अनस्टेबल है, हमको पता अगर कोई कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो वो ब्रेकडाउन होकर दो स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा, इसका रीजन एक तो ये हो सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास जो हमारे पास ए बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये डिफरेंट पार्टिकल में टूट जाएगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसको, है ना। देखो हमारे पास क्या गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर देखो हमारे पास क्या होगा, हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है इसको अगर हम बाहर से हीट करेंगे, इस साइन का मीनिंग क्या होता है? जब भी तुमको ये ट्राइंगल शेप को किसी रिएक्शन एरो पे मिलेगा, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सटर्नल हीट। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है एक्सटर्नल हीट। तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो ब्रेकडाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर, है ना। इसको याद रखना हमेशा। अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा होगा? ये वाला। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? देखो कैल्शियम कार्बोनेट का हमने हीट किया, CaO सॉलिड बनेगा और हमारे पास CO2 रिलीज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड, H2O2 है। इसको क्या बुलाते हैं? इसका क्या नाम होता है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इसको अगर हम बाहर से हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सिंपल सी बात है, हमारे पास H2O2 से H2O रिलीज होगा और साथ में एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, है ना। ये क्या हमारे पास गैसेस फॉर्म में है। इसको याद रखना हमारे पास। देखो तुमको कितना याद रखना अपने एग्जाम के लिए? सबसे पहली बात, किसी भी रिएक्शन के टाइप का उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, उसके एक या दो एग्जाम्पल याद रखने, इतना बहुत है। और थोड़े बहुत जितनी भी रिएक्शंस होती है, मानो हमारे पास वो ऐसे पूछेगा एग्जाम में, तो हमारे पास कोई भी दो एक रिएक्शन का टाइप देगा, जैसे कि हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस पूछेगा, इन डिफरेंस के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उनके एक दो एग्जाम्पल पता होने चाहिए, और दोनों में किस तरह की एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है वो बताना है ना। तो ये समझ में आया बात? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी क्या बोला था? हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, वो अगर दो चीज़ों में टूट रहा है ना, दो पार्टिकल में, तो इसके क्या इसके दो रीजन हो सकते हैं हमारे पास। या तो हमारे पास जो पहले वाला सब्सटेंस है ये अनस्टेबल होना चाहिए ताकि ये ब्रेकडाउन होकर दो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, या फिर अगर हमारे पास कोई कंपाउंड वो ऑलरेडी स्टेबल है, अगर हमें इसको ब्रेक डाउन करके दो छोटे पार्टिकल या दो नए सब्सटेंस बनाने पड़ेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा?
बाहर से क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो एक्सटर्नल एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो या प्रेशर की फॉर्म में हो, बट हमको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी लगानी ही पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या होगा, वो नए सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। सिंपल सी बात, अगर हम H2O को सिंपल ब्रेक डाउन करना चाहेंगे तो क्या होगा, मानो हमने क्या किया, H2O को हीट किया, तो क्या वो H2 और O2 बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। वो सिंपल क्या करेगा, अपना पहले H2O लिक्विड फॉर्म में था, उसको हमने जैसे हीट किया तो क्या बना देगा, H2O की वेफर फॉर्म। बट हमारे पास क्या हो रहा है, पहले क्या था, H2O लिक्विड फॉर्म में था, हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो क्या बनाएगा, ये H2O गैस फॉर्म में चला जाएगा। बट क्या कंपोजिशन चेंज हुआ इसका, नहीं हुआ ना। इसका मीनिंग क्या, सब्सटेंस हमारे पास अभी भी वही है, इसलिए H2O को ब्रेक डाउन करने के लिए हम हीट का यूज नहीं करते हैं, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अपना जो H2O होता है वो ब्रेक डाउन होता है H2 गैस में, और साथ में क्या क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस। और हाँ, कोई भी एग्जाम में अगर रिएक्शन लिख रहे हो तो सबसे बड़ी बात है उसको बैलेंस करके आना कंपलसरी होता है, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, मतलब तुम्हारा एक ही आधा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एक बार इसके नाम पे जाओ, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इनमें देखो सिंपल कुछ बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नाम से क्या समझ आ रहा है तुमको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताओ नाम से क्या समझ आ रहा है, वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एलिमेंट या सब्सटेंस को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल, हमारे पास मानो ए कोई कंपाउंड है या कोई सब्सटेंस है, वो क्या है, BC दूसरा कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन कर, अब क्या करेगा, ए इसमें क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और C को रिमूव कर देगा। अब हमारे पास क्या बनाना है, नया सब्सटेंस AB प्लस का C। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, देखो, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, या फिर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ऐसा बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी सही है। ये डिपेंड करता है हमारे पास किस एलिमेंट की या फिर इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा वाला एलिमेंट या कौन सा वाला सब्सटेंस डिस्प्लेस होगा, किस पे डिपेंड करता है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये हमेशा डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ A, B और C की रिएक्टिविटीज पे। ये किस में डिसाइड करते हैं, ये हमारे पास कौन डिसाइड करता है, ये हम पढ़ेंगे 11th में कि हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन डिसाइड करता है। जनरली हमारे पास जो रिएक्टिविटी होता है कौन डिसाइड करता है, रिएक्टिविटी, ये हम डिसाइड करते हैं उसके EMF से, ये हम पढ़ेंगे 12th के अंदर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ये अभी हमारे पास समझने का पॉइंट नहीं है, तो इसको अब एक बार छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसको, चलो इसका ना सिंपल सी बात है। देखो हमने लिया एग्जाम्पल में CuSO4 प्लस का जिंक, यहाँ पे क्या बनेगा, Zn इसके ऊपर अटैक किया, कॉपर को बाहर निकाला, कंपाउंड क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस का Cu बना। यहाँ पे क्या और देखो, हमारे पास CuSO4 एक कंपाउंड था, जिंक ने बाहर से अटैक किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, ZnSO4। अब मैं तुमसे सेम चीज पूछता हूँ, इसी रिएक्शन की जगह हम क्या लिखते हैं, ZnSO4 प्लस का Cu, तो बताओ अब क्या बनना चाहिए। अगर हम सेम इस तरह से देखें तो क्या बनना चाहिए हमारे पास, Zn प्लस CuSO4। बट क्या एक्चुअल में ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा। एक्चुअल ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो मैंने अभी क्या बताया, किस पे डिपेंड करता है, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, ये डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पे। या कोई यहाँ पे क्या होता है, इस चीज को याद रखना, हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ Zn इज ग्रेटर देन कॉपर। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, Zn तो हमेशा कॉपर को रिप्लेस कर देगा, बट कॉपर कभी भी Zn को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये वाली रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये वाली रिएक्शन क्या है, इसकी फिजिबिलिटी ही नहीं है। और किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, खासकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो किस पे डिपेंड करती है, उन एलिमेंट या उनमें जो भी सब्सटेंस है उनकी रिएक्टिविटी कितनी है। ये हुआ, समझ में आया। दूसरा वाला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या, CuSO4 में क्या हमेशा फेरस को डिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा FeSO4, और साथ में अगर FeSO4 निकला था, साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर। तो दूसरी वाली रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा हमेशा PbSO4, सिंपल है, और साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर, है ना। ये वो अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि एक सब्सटेंस हमेशा दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा,
डिस्प्लेस करेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके अंदर मानो हमारे पास एक दो कंपाउंड है CD, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है AC प्लस BD, यानी कि इस वाले कंपाउंड में हमने क्या किया, इसमें क्या किया, इसने B को रिप्लेस कर दिया C से, और इस वाले कंपाउंड में C था, उसने B को रिप्लेस कर दिया, है ना। इसके एग्जांपल देखते हैं। BaSO4, साथ में क्या लेंगे हम लोग, दूसरा कोई भी आयन ले लो, जैसे कि NaCl ले लेते हैं। अब बताओ क्या बनेगा हमारे पास, Na2SO4, साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, बेरियम था, इसके साथ पहले क्या था, सल्फेट था ना, इधर सोडियम था, इसके साथ क्लोरीन था, क्लोराइड था सॉरी। तो इसमें जो सल्फेट आए ना उसको कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन कर देगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन आए ना उसको कौन रिप्लेस कर देगा, सल्फेट आयन, यानी कि 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है इसके एग्जाम्पल। अब देखो आगे हमको क्या पढ़ना है, इनके मीनिंग से जाओ एक बार। क्या दिया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, एंडोथर्मिक। ये सब कुछ ना हमने पहले चैप्टर में जो इसका फर्स्ट वीडियो आया था उसमें डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेंगे चलो। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम एनर्जी की सप्लाई बाहर से करते हैं, एनर्जी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी सप्लाई फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, बट और हाँ इसके लिए एक चीज याद रखना, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव का मीनिंग ही क्या होता है, एंडोथर्मिक। अब डेल्टा H क्या है, देखो ये भी हम 11th में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी को तुम इतना समझ सकते हो, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, ये टाइप ऑफ ए एनर्जी ड्यूरिंग ए रिएक्शन प्रोसेस, है ना। अब देखो हमारे पास क्या, एंडोथर्मिक का मीनिंग, जब हम किसी भी रिएक्शन के अंदर उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या नाम दिया गया, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक, देखो कुछ रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं ना, अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो जब हमने सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर क्या होती है, हीट बाहर से रिलीज होती है, यानी कि रिएक्शन खुद एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यानी कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस जो हीट प्रोड्यूस करती है, क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करती है। यानी कि इनके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। इस पॉइंट को याद रखना, डेल्टा H पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक एंड डेल्टा H नेगेटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसको याद रखना है ना। इसके एग्जांपल देखो क्या किया ना, हमने अभी डिस्कस किया था ना, ये देखो क्या होता है हमारे पास, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर से हीट देते हैं तो क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 रिलीज होते हैं। और दूसरा देखो इसका एग्जांपल, सेम एग्जांपल दूसरा क्या है, अगर हम CaO को पानी में घोलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस की हीट। सिंपल सी बात है, शायद ये वाला एग्जांपल तो सबने शायद अपने घर पे भी देखा होगा। जब भी हम घर बनाते हैं, सिंपल सी बात है ना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब भी हम नया कलर करते हैं, जो पुट्टी चूना होता है, सिंपल इसका जनरल नाम क्या होता है, चूना। अब चूना क्या होता है, जब भी हम चूने को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, हमको पता है बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले किस चीज़ के होते हैं, CO2 के, है ना। CO2 रिलीज हो रही होती है हमारे पास, और साथ में क्या होता है, हीट, मतलब कि क्या होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मीनिंग क्या है, हीट प्रोड्यूस होना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि देखो हमने क्या किया, जो चूना था उसको हमने पानी में घोला तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको क्या जनरल वर्ड क्या है इसका, चूना, और इसको एक्चुअल में जनरल नाम क्या, लाइम। जब इसको पानी में घोलेंगे क्या बनता है हमारे पास, CaOH2, इसका क्या नाम है, लाइम वाटर। और साथ में क्या रिलीज होता है, देखते हैं ना, मगर लाइम को पानी बोलते हैं, वो पानी में बुलबुले निकलते हैं, इसका मीनिंग क्या, हीट बाहर से देनी नहीं पड़ेगी, इस बार क्या कर रहा है, हीट रिएक्शन खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका क्या नाम होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। समझे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। सबसे बड़ी बात, हमारे पास ऑन रिएक्शन बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक। देखो सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मीनिंग क्या है, उनकी रिएक्टिविटी से नेचर ऑफ रिएक्टेंट इस पे डिपेंड करता है, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे, कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कितना रिएक्टिव नहीं है, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वरना रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, है ना। हमने एग्जांपल देखा था ना, देखो ये वाली रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है, जबकि ये हमारे पास
इसके सेम टाइप के रिएक्शन लेंगे ZnSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? किस पे डिपेंड कर रहा? रिएक्टेंट के नेचर पे, यानी कि ये हमारे पास रिएक्टिव है और ये हमारे पास रिएक्टिव नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं ना। देखो सेकंड टाइप गिवन हमको साइज ऑफ पार्टिकल। अब देखो क्या करता, सीधी सी बात है, देखो हमारे पास ये वाले 2 पार्टिकल साइज है और एक ये वाली पार्टिकल है। बताओ कौन से आपस में रिएक्शन करना चाहेंगे? इसके साथ ऑब्वियस बात है ये बॉन्ड बनाना चाहेगा। क्या इसके साथ बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा ना। वीक बॉन्ड क्यों बनेगा? देखो हम बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हैं? बॉन्डिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये भी हम थोड़ा बहुत 11th में पढ़ते हैं, है ना। बट हल्का सा आइडिया लो। यहाँ पे क्या, ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, यानी कि इसकी ऑर्बिटल साइज भी बड़ी होगी। ये कोई छोटा मॉलिक्यूल है तो इसकी ऑर्बिटल साइज भी छोटी होगी। हमारे पास मानो ये एक छोटा सा ऑर्बिटल है और ये एक बड़ा ऑर्बिटल है। क्या इनका ओवरलैपिंग अच्छा होगा? नहीं होगा ना। यानी कि हमारे पास क्या होगा? एक वीक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे क्या, 2 स्मॉल पार्टिकल है तो इनके ऑर्बिटल साइज भी स्मॉल होंगे, तो एक अच्छी बॉन्डिंग होगी ना। और अच्छी बॉन्डिंग बने की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और कोई भी रिएक्शन हमारे पास तभी पॉसिबल होता है जब वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास वो रिएक्शन क्या होता है? ज़्यादा फिजिबल होती है। तो इस किस पे डिपेंड करेगा? हमारे पास उनके पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉपर प्लस HNO3। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट, अगर हम यहाँ पे HNO3 की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, यानी कि एक बार कंसंट्रेशन कम लेंगे और एक बार ज़्यादा लेंगे और एक बार कम लेंगे, तो क्या लगता है? सब्सटेंस तो सेम ही है ना, बट दोनों केस में प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हमारे पास कॉपर की चेंज हो जाती है HNO3 के लिए। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? HNO3 की कंपेटिबिलिटी पे, कि उसके साथ कितनी कंसंट्रेशन के ऊपर वो कंपेटिबल है और नहीं। प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, है ना। आगे पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। जब भी किसी भी रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसका रेट विल बी इंक्रीजेज। और ये क्यों होता है? देखो हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था आर्यनिस, उसने एक इक्वेशन बनाई थी K = A0 e⁻⁻ का EA/RT। देखो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू बढ़ेगी। अब K क्या है? हमारे पास रेट को डिनोट करता है। अभी इतना ही दिमाग लगाओ, ये वैसे होता रेट कांस्टेंट है, बट इसको अभी क्या बोलेंगे हम? रेट बोलेंगे। और बाकी सारी चीज़ें क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? रेट बढ़ेगा। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना रिएक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास रेट विल बी इंक्रीज। दूसरी बात है अब कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट होता क्या है? देखो कैटलिस्ट क्या होता है, हमको देखो सिंपल सी बात है, कोई भी रिएक्शन करानी होती है। अब जरूरी तो नहीं है कि मान लो हमारे पास 2 सब्सटेंस है, पहले इसको समझो, ये हमारे पास आपस में मिलके कोई एक नया सब्सटेंस बना रहे, बट इस वाले रिएक्शन का क्या लग रहा है? इसका टाइम पीरियड जो है वो मान लो हमारे पास कितना है? इसका टाइम पीरियड है 10 घंटे मान लो। बट अगर हमको इस वाली रिएक्शन को सेम रिएक्शन को अगर जल्दी ही प्रोसीड कराना, तो मानो हमने क्या किया? इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया, ये हमने क्या किया? इसके अंदर एक नया सब्सटेंस ऐड कर दिया। अब प्रोडक्ट भी सेम बनेगा और हमारे पास जो नया सब्सटेंस डाला है बाहर से, हमने एक्सटर्नल नया सब्सटेंस डाला, ये इस वाले रिएक्शन के अंदर यूज भी नहीं हो रहा। माना कि हमने इसका 5 ग्राम रिएक्शन के अंदर ऐड किया और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसको फिर से मेजर किया, ये 5 ही ग्राम मिला। यानी कि वो वाले सब्सटेंस हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं। और जो नया टाइम पीरियड मिला T डेज, वो माना हमारे पास 10 मिनट होगा। देखो कुछ डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस आया? हमारे पास प्रोडक्ट सेम है, जो हमने बाहर से एक्सटर्नल सब्सटेंस डाला था उसकी क्वांटिटी भी सेम है अभी भी। मीनिंग क्या? हमारे पास कैटलिस्ट कौन से सब्सटेंस होते हैं? कैटलिस्ट सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज। और कुछ रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड डिक्रीज भी करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आप ध्यान देना, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। यानी कि वो वाले सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? कैटलिस्ट। सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस
विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, उसकी रेट बढ़ेगी या घटेगी। सिंपल से पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। सिंपल वर्ड से क्या समझा रहा है ऑक्सीडेशन मीनिंग की गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या करना हमको, गेन ऑफ ऑक्सीजन। कुछ वर्ड याद रखने, पॉइंट्स याद रखने हमको। ऑक्सीडेशन मीनिंग की गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यह क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब सेम चीज क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन के वर्ड से क्या समझा जाए, रेड्यूस, रेड्यूस यानी कम होना, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या था, वहां पे क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों पॉइंट याद रखना। क्या पढ़ा हमने अब तक, ऑक्सीडेशन क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या हो रहा है हमारे पास, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे क्या, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझे। अब देखो ये हमने पॉइंट पढ़े। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या, इसका पहला एग्जाम्पल देखो MgO2। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो कंपाउंड बन रहा है, इधर कोई ऑक्सीजन है नहीं है ना, इधर क्या, एक ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यानी कि क्या हमारे पास Mg था, इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे साथ, हमको मिलेगा MgO। देखो रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा, क्या हो रहा है, देखो हमारे पास Mg, सिर्फ Mg है ना, कोई ऑक्सीजन है यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, उसका उसके अंदर एक एडिशन हुआ ना ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम क्या बुलाएंगे, अभी मैंने बताया था ना क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और दूसरा मेथड है देखने का, देखो मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास क्या कंपाउंड है, Mg है, हमने इसके अंदर ऑक्सीजन डाला, क्या मिलेगा हमको, MgO मिलेगा ना, MgO। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक बात याद रखना हमेशा, इस नोट करके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ any substance in their atomic या molecular form will be 0. molecular form will be 0. यहाँ पे molecular form का मीनिंग है वो अपने खुद के साथ ही बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि जैसे कि F2 Cl2 H2 O2, सल्फर का 6 यानी कि H6 बनता है, एसिड बनता है। ये वो वाले कंपाउंड है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना, बट स्टिल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। और एटॉमिक फॉर्म मतलब कि कोई कंपाउंड अपने एटॉमिक फॉर्म में, जैसे कि सीधी सी बात है, जितनी भी मेटल्स होती हैं ये जनरली कैसे होते हैं, अपने सिंगल एटॉमिक फॉर्म में होती है ना, Na Mg Fe। इन वाले एटम्स की फॉर्म में क्या होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी ना, इस बात को क्या देखना। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मैग्नीशियम अपनी एटॉमिक फॉर्म में गिवन है, तो इसकी ओवर्स कितनी होगी, ओवर्स मतलब कि ऑक्सीजन स्टेट 0। यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो MgO, हमको Mg की निकालनी है, हमको Mg की ऑक्सीडेशन मानो X है। ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है ना, सबको पता है ना, -2। और कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं, इसका मीनिंग इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी, +2। यहाँ पे कितनी थी Mg की, 0 है, और यहाँ पे कितनी है, +2 है। बताओ 0 से 2 जा रहा है, मतलब कि 0 से +2 जा रहा है ना, 0 to +2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब का ऑक्सीडेशन। क्या समझे, मतलब कि पहले एग्जांपल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन सॉरी। तीसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या समझा था, पहले हमारे पास क्या, देखो MgH2 है ना, क्या बना रहा है हमारे पास, ये ब्रेक डाउन होके Mg प्लस का H2। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो रहा है हमारे साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और जब भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन। जब भी किसका एग्जांपल हो गया, ऑक्सीडेशन का। अरे समझाया था ना थोड़ी देर पहले, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये किसका एग्जांपल होगा, ऑक्सीडेशन का।
देखो इस चीज को याद रखना, हमेशा क्या हो रहा है, यहां पे कितने हाइड्रोजन बताओ, 6 है, इधर कितने हैं, 4। मीनिंग क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल बात है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है उसका, ऑक्सीडेशन, है ना। याद रखना जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड से कोई भी मल्टीपल बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कंपाउंड का। आगे पढ़ते हैं, तुमको इसका फॉर्मूला होता है इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। इसके अंदर ये कंपाउंड का क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखो पहली बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो वाले कंपाउंड जो खुद तो किसी कंपाउंड का किसी दूसरे सब्सटेंस से क्या करते हैं, देखो सब्सटेंस या वो वाले कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन करते हैं, बट दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने का तो क्या होगा, खुद का रिएक्शन हो जाएगा, उनको क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास इथाइल एल्कोहल है, हमने को भी बाहर से क्या डाला, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या नाम है इसका, K2Cr2O7, और एस्टोसल्फर क्या नाम होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग यानी कि वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, ये किसी भी कंपाउंड क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस का H2SO4। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ज्यादा इसको वहीं पे पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। क्या कर रहा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, 2 WOH है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हुआ, है ना। ये अच्छा एग्जांपल है, है ना। क्या ये ना KMnO4 है, हमारे पास KMnO4 है, इसने FeSO4 एस्टोसल्फर से रिएक्शन क्या बनाया, K2SO4 MnSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस। देखो पहले कंपाउंड क्या गिवन है तुमको, KMnO4। मैं तुमसे ऐसे पूछूंगा इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कैसे निकालेंगे, निकालो, पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है ना, +1, जिसकी निकालनी होती है उसको हम क्या मानते हैं, X माना, और साथ में क्या गिवन है, 4 ऑक्सीजन कंपाउंड गिवन है, सॉरी मॉलिक्यूल एटम गिवन है 4 ऑक्सीजन, तो 4, और ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो -2, कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं है, तो निकालो 1 + x - 8 0, x की वैल्यू कितनी है, प्लस का 7 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि MnO4 के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की वो कितनी है, +7। इधर कोई Mn का कंपाउंड है, इधर क्या हमारे पास MnSO4 है, क्या गिवन तुमको, MnSO4। सेम काम करना है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, निकालो, हमने Mn की माना x है, SO4 कितना होता है, -2 चार्ज आता है ना, तो -2, कंपाउंड पे कोई ओवरऑल चार्ज है नहीं है ना, कोई ओवरऑल चार्ज, x की वैल्यू कितनी है, +2। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारे पास, +7 से डिक्रीज हो रहा है कितना, +2, यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसको क्या बुलाते हैं हम, वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। किसका एग्जाम्पल हुआ, रिडक्शन। बट ध्यान देना यहाँ पे इसका तो रिडक्शन है, यहाँ पे क्या है, FeSO4 गिवन है ना सॉरी FeSO4 गिवन है ना, Fe कितना है इसमें, Fe की माना हमने x है, SO4 कितना है अभी बताया -2 होता है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, +2 बनेगा ना। इधर किस में गिवन है, Fe2SO4 का होल थ्राइस है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 Fe है ना, 2x आ जाएगी, सल्फेट है 3 × -2 0, x की वैल्यू कितनी आ रही है, +3। Fe किस में जा रहा है हमारे साथ, Fe की वैल्यू जा रही है +2 to +3, और जो Mn है उसकी वैल्यू कितनी जा रही है, +7 से +2। मीनिंग यहाँ पे तो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन। अरे किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है उसको क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना क्या होता है, रिडक्शन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर दोनों एक साथ हो, उसका क्या नाम बताया था मैंने पहले चैप्टर में, जो पहला इसका वीडियो आया था, क्या नाम बताया था उसका, रेडॉक्स रिएक्शन। आप बताओ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो वाली रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn का
रिडक्शन और Fe का ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सी बात है, वही पढ़ा ना हमने। देखो Fe2+ है, ये क्या बना रहा है? Fe3+ बना रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। और हमारे पास Mn क्या हो रहा था? हमारे साथ रिडक्शन हो रहा था ना, तो वो क्या हो गया? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड था, इसने H2 के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाएगा? कॉपर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu+H2। यहाँ पे हमारे पास क्या था? देखो ऑक्सीजन कंपाउंड था, यहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड हट गया, यानी क्या क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको क्या बुलाते हैं? रिडक्शन बुलाते थे ना। तो किसका एग्जांपल हो गया? रिडक्शन का। ये हुआ हमारे पास रिडक्शन H2S + SO2। इस रिएक्शन को देखो, देखो क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? H2S है, SO2 है, क्या मिलके क्या बना रहा है हमारे पास? 3 सल्फर बन रहा है और साथ में 2H2। देखो थोड़ा सोचना, यहाँ पे H2S है ना, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी है? H+1 होता है, 2H है, तो 2+1 सल्फर की निकालनी है। सल्फर किस में आएगा? -2। यहाँ पे सल्फर किस में है? -2 है ना, और यहाँ पे सल्फर किस में है? देखो SO2 है, सल्फर क्या हो रहा है? सल्फर का हमको निकालना है, साथ में कितने के ऑक्सीजन गिवन है? 2 ऑक्सीजन गिवन है ना, और -2 होता। कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +4। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है? +4 है। 3 सल्फर बन रहा है। इस 3 सल्फर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 सल्फर प्लस का 1 सल्फर। अब थोड़ा सोचना, इधर कितने सल्फर है? 2 सल्फर है, -2 में इधर। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अगर किसी भी सब्सटेंस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या अपने एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ पे दोनों चेंज में क्या है? यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे -2 से 0, देखो 2 सल्फर है, ये किस में जा रहे हैं? -2 से 0 में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 to 0। और यहाँ पे कोई 1 सल्फर है, वो किस में जा रहा है? +4 से 0। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 to 0 इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। जो दूसरा केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? +4 से 0 डिक्रीज, रिडक्शन। फिर से किसका एग्जांपल हो गया? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल बन गया? रेडॉक्स रिएक्शन का। किसका एग्जांपल बनाइए? रेडॉक्स रिएक्शन का। अगला एग्जांपल देखो, इस वाले रिएक्शन को याद रखना, ये बहुत बार पूछी गई है तुमसे एग्जाम में। MnO2 प्लस का HCl, 4HCl, क्या बनेगा? MnCl2 H2O, साथ में क्या निकलेगा? Cl2 गैस रिलीज होती है। सोचो यहाँ पे क्या गिवन है? Mn है ना, MnO2। देखो सिंपल सी बात है, निकाल के देखो, इसका क्या आएगा? +4 आएगा। MnCl2 है, +2 आएगा। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। HCl है, Cl किस में प्रेजेंट है? -1 में। Cl2 क्या है? 0 होता है, माइनस से 0 गया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। किसका एग्जाम्पल बन गया फिर से? अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं तो किसका एग्जाम्पल होता है? वो रेडॉक्स का ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल बन गया? रेडॉक्स का। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होते हैं देखो, लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो क्या होता है हमारे पास? सिंपल कोई आयरन का पार्ट होता है, इसको हम पानी में घोलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले ये क्या बनेगा? सिंपल हम क्या करते हैं, एक आयरन का टुकड़ा देते हैं, जो हमारे पास कील होती है, पानी में डालते हैं, क्या होता है? थोड़े टाइम के बाद वो पहले क्या होता है? थोड़ा साइनी ब्राउन होती है ना, क्या होता है? ये साइनी ब्राउन या सिल्वर टाइप की फिनिश होती है। तो जैसे इनको पानी में 3-4 दिन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डार्क ब्राउन, और ये अपनी जो ऊपर की साइनी पार्ट होता है उसको लॉस कर देता है और क्या बनाता है? रस्ट बना जाएगा ना। ऊपर क्या बनेगा? रस्टिंग बनेगा। अब वो रस्टिंग होती क्यों? देखो क्या होता है, सिंपल, आयरन मतलब Fe। Fe सबसे पहले क्या करता है? Fe अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या बनाएगा? Fe2+। साथ में क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब ये जो Fe2+ है क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन बनाएगा, और जैसे ही वाटर के टच में आएगा क्या बना देगा? ये Fe3+।
यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सिंपल Fe था, Fe2+ में गया, फिर Fe2+ फिर से Fe3+ में गया, तो बताओ क्या होता जा रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होता जा रहा है। और Fe3+ जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास क्या होता है, रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो रस्ट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसको याद रखना, जो रस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3.XH2। ये XH2 क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम 1 ही होती है, और कुछ भी हो सकती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे तो रस्टिंग के अंदर वैल्यू 1 आएगी, बट ये बदल भी सकती है। इसको क्या नाम बुलाते हैं जनरल, इस जो पार्ट होता है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया हाइड्रेटेड आयन। क्या नाम दिया गया इसको, हाइड्रेटेड आयन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, क्या ये होना, देखो सिंपल वही क्यों है ना। Fe जो हमारे पास कोई भी आयरन का टुकड़ा है, यानी कील व्हील जो तुमको सब्सटेंस लेना आयरन का मान सकते हो, वो सबसे पहले क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब क्या करता है, ऑक्सीजन होती है हमारे पास एनवायरनमेंट में, और H+H2 से आएगा, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, और H2 का लिक्विड बनेगा ना, H2 का लिक्विड बना। अब देखो क्या होता है, Fe2+ होते हैं वो क्या बनाएंगे, Fe2+ एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ बनेगा, और वो Fe3+ जो H2 बना इसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है हमारे पास, Fe2O3 रस्ट। ये क्या होता है हमारे पास, रस्ट। एक बात याद रखना बट हमेशा, हम रस्ट को किससे, अगर रस्ट को प्रिवेंट करना तो क्या करते हैं हम, अपना जो भी Fe होता है उसको हम बाहर एक जिंक की बाहर लेयर बना देते हैं। क्या बनाएगा, जिंक की एक लेयर बनाते हैं। ये क्या करता है हमारे पास, रस्टिंग को रोकता है। क्या करता है, रस्टिंग होने नहीं देता है। इस प्रोसेस को कुछ नाम दिया गया है, वो नाम छोड़ो, तुमको क्या दिमाग में रखना, देखो यहाँ पे होता क्यों है, बट एक बात याद रखना, रिएक्टिविटी हमेशा किसकी ज़्यादा होती है, आयरन की, सॉरी जिंक की ज़्यादा होती है। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, जिंक जल्दी खराब होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला, जिंक हमेशा क्या करता है, उसको रस्टिंग से रोकता है। अब देखो क्या होता है, जिंक जब हमेशा पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, जेडोनो बन गया। यानी कि जो जिंक के ऊपर की लेयर बनी है, ये लेयर क्या बनती है, ये बाहर की जो ऑक्सीडाइजिंग लेयर बना है हमने, जो बाहर लेयर रखी है जिंक की, ये खराब हो जाएगी। अंदर देखो आयरन अभी भी सेफ है, बाहर क्या बन गया, एक जेडन था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, वो क्या बना देगा, जेडनो की लेयर बना दिया। बट अगर एक बार ये लेयर फॉर्म हो गए उसके बाद ये दोबारा ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी जो अंदर का आयरन वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, पूरा कंप्लीट सेफ हो जाएगा। ये तो सेफ हो गया, बट हमारे पास जो बाहर का लेयर था वो खराब हो गया, है ना। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, टू प्रिवेंट रस्टिंग, हम क्या करना पड़ेगा हमको, टू प्रिवेंट रस्टिंग हम क्या करते हैं, एक जेडन की लेयर फॉर्म करते हैं, है ना, समझ आया। और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर क्या हो गया, खत्म। अगले जो वीडियो बनेगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम, मेटलर्जी। उसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर है मेटलर्जी, वहाँ पे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मेटल्स की रिएक्शन, नॉन मेटल्स की रिएक्शन, और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, और कैसे हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी और से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मेटल है कैसे निकालते हैं, वो क्या पढ़ेंगे हम, मेटलर्जी में पढ़ेंगे, है ना। चलो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।